बवंडर की बात, मराठी के नाम पर हो रही गुंडागर्दी की बात, भाषा के बहाने हिंदू मुस्लिम को लेकर हो रही सियासत की। महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नीतेश राणे ने ठाकरे ब्रदर्स और कांग्रेस को चुनौती दी है कि क्या वो मदरसों में उर्दू की बजाय मराठी पढ़ाने के लिए कह सकते हैं? है इतनी हिम्मत? क्या मुसलमानों को मराठी में अजान देने के लिए वो कह सकते हैं? लेकिन नीतेश राणे के इस बयान के बाद घमासान मच गया है महाराष्ट्र में। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, एआईएमआईएम समेत कई विपक्षी दलों ने नीतेश राणे को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र के मंत्री पर मुस्लिमों की भावनाएं भड़काने के आरोप लगा दिए गए, लेकिन नीतेश की चुनौती पर राज और उद्धव दोनों भाई चुप्पी साधे हुए, बिल्कुल खामोश हैं दोनों भाई। शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस के नेता कुछ भी बोलने से इसमें परहेज कर रहे हैं, बच रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर मुसलमानों के नाम पर ठाकरे ब्रदर्स क्यों खामोश हो गए? क्यों चुप्पी साध ली उन्होंने? क्या सत्ता पाने के लिए राज और उद्धव हिंदी का विरोध कर रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट आप देखिए। तो मदरसा में मराठी चालू करो ना, सबसे आसान है। अलग पाठशाला करने की जरूरत ही नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत मदरसा है, वहाँ उर्दू के बजाय आप मराठी शुरू करो ना उधर। नीतेश राणे जी कौन होते हैं हमको बोलने वाले? क्या मैं इनसे कहूँ कि आप जो है, आपका जो धर्म पुस्तक है वो आप जो है मराठी में पढ़िए। किसी के धर्म की और जात के बारे में और भाषाओं के बारे में जो भेदभाव बीजेपी कर रही है, इनको यही चीज अब महंगी पड़ेंगी। बयानों के तीखे बाण चले और महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी की लड़ाई मुसलमानों पर आ गई। मराठी में अजान की मांग पर सियासत गर्मा गई, भाषा पर नई सियासी लड़ाई छिड़ गई। मराठी के नाम पर मनसे की गुंडागर्दी के बीच महाराष्ट्र के मंत्री ने नए विवाद को हवा दे दी। आपके मुल्ले मौलवी को बोलो अच्छी तरह से मदरसा में सिखाओ, उधर हम लोग को भी समझ जाएगा ना कि मदरसा सच्ची में पढ़ाई के लिए, वरना पुकड़ में गन बिन तो मिलते हैं उधर सब। महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नीतेश राणे ने मदरसों में मराठी पढ़ाने, मराठी में अजान देने, मुस्लिम इलाकों में जाकर मराठी बुलवाने की सीधी चुनौती राज और उद्धव ठाकरे को दी तो सियासी बवंडर उठ गया। महाराष्ट्र के सियासी गलियारे का तापमान चढ़ गया। लेकिन जब राजनीतिक गलियारा तपने लगा, भाषा विवाद को लेकर आक्रोश बढ़ने लगा, तब महाराष्ट्र, मराठा और मुसलमान को लेकर हो रही सियासत पर कई सवाल भी खड़े हुए। सवाल है कि क्या सियासत के लिए भाषा को मुद्दा बनाया जा रहा है? क्या मराठी मानुष को एकजुट करने के लिए भाषा को हथियार बनाया जा रहा है? क्या सत्ता पाने के लिए भाषा विवाद को हवा दी जा रही है? क्या महाराष्ट्र का माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है? क्या मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश हो रही है? इन सवालों के बीच भाषा विवाद और हिंदी मराठी पर हो रही सियासत को लेकर मुंबई के नागपाड़ा, भिंडी बाजार और अग्निपाड़ा के मुसलमानों ने राज, उद्धव और नीतेश राणे को दो टूक कहा। नीतीश राणे साहब, हम अपने उलमाए कराम से पूछकर अजान के बाद मराठी में तर्जुमा पढ़ने तैयार हैं, तो क्या आप सुन पाएंगे मराठी में? मैं अनुवाद कर दूं क्या थोड़ा सा? इनके पास काम कुछ भी नहीं है। ये इनको चाहिए कि अच्छी हॉस्पिटल की बात कभी नहीं करेंगे, अच्छा एजुकेशन की बात कभी नहीं करेंगे, और जो गरीबों का जो मामला है, पिछड़ों का जो मामला, उसके ऊपर ये बात कभी नहीं करेंगे। ये सिर्फ इनको कुछ भी अगर मिलता है वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम। नीतेश राणे को मैं एक जोकर और कॉमेडियन से ज़्यादा कुछ नहीं समझता। ये सिर्फ सर्कस का जोकर है। अब इसने क्या किया है कि वो बंधु जो राज ठाकरे और बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, जो गैर हिंदी भाषी लोगों पर ज्यादती, जुल्म और ज्यादती कर रहे थे, उसने नया तोड़ क्या निकाला। महाराष्ट्र में भाषा विवाद ने मजहबी रंग ले लिया। भाषा पर सियासत करने वालों को महाराष्ट्र के मुसलमानों ने करारा जवाब दिया। भाषा के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले ठाकरे ब्रदर्स को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। लेकिन जब भाषा की लड़ाई मुसलमानों तक आई, तब सियासी गलियारे में खलबली मच गई। एनसीपी और कांग्रेस भी भाषा पर छिड़ी लड़ाई में कूद पड़ी। ये जो चीजें आज हो रही है कि जानबूझ के कहा तो भी एक मराठी वर्सेस नॉन मराठी का वातावरण किया जा रहा है, सिर्फ मुंबई के इलेक्शन के लिए और बिहार के इलेक्शन के लिए। तो मदरसे में हिंदी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, कहीं कहीं मराठी भी पढ़ाई जाती है, गुजरात में गुजराती पढ़ाई जाती है। जी। तो आज नीतेश राणे को इस बात का नॉलेज नहीं है कि मदरसों के अंदर जो है, जो रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ में दुनियावी जो एजुकेशन है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, ये भी सिखाया जा रहा है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, पूरे देश में हिंदी बोली जाती है। जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं वो संविधान को नहीं मानते, वो देश के लिए एक तरह से
हमारी नज़र में वो समाज में विद्रोह फैलाने का काम कर रहे हैं। भाषा पर मचे घमासान, सड़कों पर हो रहे संग्राम और सियासत के चलते तीखे बाण के बीच अब सवाल है कि आखिर इस विवाद का अंत कैसे होगा। जिन लोगों ने इस विवाद को सुलगाया, क्या उन पर एक्शन होगा या भाषा के नाम पर सियासत का यह खेल यूं ही चलता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो मराठी पर राजनीति हो रही है, और मराठी पर राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत जल्दी बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं। लेकिन इसका शिकार वो लोग बन रहे हैं जो बड़ी ईमानदारी से अपना मुंबई में रह रहे हैं, अपना खा कमा रहे हैं। राज और उद्धव का जोर उन्हीं पर चल रहा है। लेकिन इस बीच नीतीश राणे का जो बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हिम्मत है, राज ठाकरे को चैलेंज किया, उद्धव ठाकरे को चैलेंज किया कि अगर हिम्मत है तो मदरसों में मराठी पढ़ा के दिखाओ। उन्होंने कुछ इलाकों के नाम लिए कि वहां जाओ और वहां बोलो कि मराठी में बात करो, वहां भेजो अपने कार्यकर्ताओं को कि जाकर मारपीट करो अगर हिम्मत है तो। इसके बाद बवाल मचा हुआ है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो ये मराठी वर्सेस हिंदी वाला एपिसोड इस वक्त महाराष्ट्र में चल रहा है, आखिरकार इसका अंत क्या है और क्यों इसमें नीतीश राणे अब मुसलमानों और मदरसों की एंट्री कर रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। रत्नाकर सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, साथ में जुड़ गए हैं। जुबैर मेमन साहब, अध्यक्ष है महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, वो साथ में जुड़ गए हैं। डॉक्टर सीमा मलिक, प्रवक्ता एनसीपी शरद पवार गुट, वो इस वक्त साथ में हैं। मुफ्ती शमान कासमी साहब, मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो इस वक्त साथ में हैं। रतन शारदा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस वक्त साथ में हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन रतन शारदा जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। आप नीतीश राणे के इस बयान को कैसे देखते हैं इस माहौल में जब हिंदी बोलने वाले को पीटा जा रहा है तो नीतीश राणे सीधे तौर पर चैलेंज दे रहे हैं उद्धव ठाकरे को, राज ठाकरे को, कि तुम लोग एक कम्युनिटी को निशाना बना रहे हो, हिंदी बोलने वालों को निशाना बना रहे हो, जरा हिम्मत है तो बाकियों के पास जाकर देखो, बताएंगे तुमको। और इस पर चुप है राज और उद्धव दोनों। देखिए, मैं इस हल्की राजनीति में पढ़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन नीतीश राणे के बयान को लेकर एक बात करूंगा, फिर जरा गहराई में जाएंगे। नीतीश राणे ने ऐसा क्यों कहा? आपको याद होगा कि सोशल मीडिया में बहुत बड़ा वायरल हुआ था, एक एमएनएस का कार्यकर्ता है, शिवसेना का कार्यकर्ता शायद था, शायद एमएनएस का था, वो गया मुंब्रा में, उसने धमकी दी, हिंदी में बात क्यों करते हो, मराठी में बात करो। वहां के लोग खड़े हो गए। हम जानते हैं मुंब्रा में 90% तो मुस्लिम ही रहते हैं। उन्होंने उससे माफी मंगवाई, वो माफी मंगवा के वहां से निकला। उसके सामने ये नीतीश राणे ने टॉन्ट किया है। इसमें कोई मुस्लिम या कोई हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, लेकिन जो लोग ऐसे इलाकों में घुसते ही नहीं जहां पर कोई इनकी बात सुने गए, जहां मार के भगाए जाएंगे, और वहां जाते हैं जहां मासूम हिंदुओं को धमका सकते हैं, तो ये तो राजनीति की बात है। जहां तक मेरी बात है, मैं मानता हूं कि ये भाषा का बवाल जो खड़ा किया है, ये शिवसेना की 1970-80 की शिवसेना की उस समय गेम चलता था। पहले गुजरातियों के विरोध में, बाद में तथाकथित उस समय के मद्रासी कहे जाते, मद्रासी के विरुद्ध में, सारे दक्षिण उनके लिए मद्रासी थे, तो उनको फर्क ही पता नहीं था। उसके बाद में वो एमएनएस का जमाना है तो बिहारियों के पीछे पड़ गए। सबसे आसान तरीका है कि समाज को तोड़ो, और कौन सा समाज टूटेगा? हिंदू समाज। मुस्लिम समाज की ओर देखेंगे भी नहीं। मैं नहीं कहता मुस्लिम समाज को इसमें लाओ, ये विषय है ही नहीं। विषय क्या? भाषा का। लेकिन जब ये चुनावी तौर पे केवल कुछ लोगों को ये टारगेट करते हैं, तब की ये बात है। और ये भाषा का विवाद बहुत साल पहले गुरुजी ने कहा था, प्रांतीयवाद जो है ये भाषा के ऊपर जब बनेंगे तो देश को तोड़ने का कारण बन सकते हैं। उसका उत्तर हम देख रहे हैं। अब वो चला नहीं। आंध्र प्रदेश के 2 भाग हुए, और मध्य प्रदेश के भाग हुए, बिहार के भाग हुए, यूपी के भाग हुए। मतलब भाषा के तौर पे जब बनाई जाती है, राज्यों नहीं चलते, वो एडमिनिस्ट्रेटिव जोन होने चाहिए। सारी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं, सारी भाषाओं की इज्जत होनी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि जहां मैं रहता हूं वहां की भाषा मुझे शौक से सीखनी चाहिए, लेकिन भाषा को बढ़ाने के लिए मुझे ये बताएं, आज तक ये एनसीपी के लोग बैठे हैं, उनकी उद्धव ठाकरे के साथ दोस्ती है, मुझे ये बताइए उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे ने इतने साल में कभी भी मराठी व्यक्ति के लिए कोई विशेष काम किया है क्या? हमारी मराठी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष किया क्या? नहीं किया। हिंदी प्रचारिणी सभा तमिलनाडु के अंदर लाख लोगों को हर साल आज भी हिंदी पढ़ाने के सर्टिफिकेट देती है। क्या इन लोगों ने किसी भी भाषा ने, तमिल होगा, मराठी पॉलिटिशियन होगा, कई ऐसे राज्य में जाकर अपनी भाषा को पॉपुलराइज करने के लिए कुछ किया है क्या? दूसरी बात, एक भाषा के संवर्धन से दूसरी भाषा कम कैसे हो सकती है? अगर तीसरी भाषा हिंदी आई है, मराठी पहली है, इंग्लिश दूसरी है, तीसरी मराठी है, हिंदी है, तो झगड़ा कहाँ है? हमें सभी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं जहां जहां आपको उपयोगी वहां पढ़िए। मैं जहां जाता हूँ यहाँ पैदा हूँ, मराठी अच्छी तरह जानता हूँ। गुजरात में यहाँ गुजराती जानता हूँ। कर्नाटक में गया तो मैंने कन्नड़ सीखनी शुरू कर दी। तब मुझे पता चला कि लिपि कन्नड़ और ये आंध्र प्रदेश की एक ही थी उस समय।
तो लिपि सारा कुछ जो है अल्टीमेटली सबका स्रोत जो है वो हमारी पता है कि संस्कृत उसका स्रोत है, हमें पता है सारे हमारे भाषाओं के कॉमन त्योहार है, कॉमन शब्द है। तो ये छिछोरा पॉलिटिक्स है, इसको मैं नहीं मानता, क्योंकि 30 साल कॉरपोरेशन को लूटने के बाद, मुंबई का बुरा हाल करने के बाद में कोई मुद्दा बचा नहीं है, इसके लिए भाषा का मुद्दा लेकर आए। ठीक है, मैं रत्नाकर सिंह जी के पास चलता हूं। रत्नाकर सिंह जी, एमएनएस के जो नेता हैं, राज ठाकरे के जो कार्यकर्ता हैं, वो हिंदी भाषियों को मार रहे हैं, मराठी गैर मराठी की जो खाई है उसको वहां पर गहरा कर रहे हैं, और आपके नेता स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई मुस्लिमों को करके दिखाओ, मदरसों में पढ़ा के दिखाओ। आपकी सरकार है सर, हैव सम गट्स, कुछ कार्रवाई कीजिए ना इस पर। रोहित जी, देखिए मैं यही कहना चाहूंगा कि नीतीश राणे जी ने जो कहा है वो बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि आप भाषा के नाम पे और प्रांत के नाम पे राजनीति जो करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को, हिंदुओं को जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक ऐसा तबका है जहां पे जाकर आप अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन आप उस तबके के पास नहीं जा रहे हैं जहां पे आपको मतलब उल्टा सबक जो है सिखाने का वहां पे परिणाम देखने को मिला। भी आपने चर्चा भी किया, रतन जी ने कुछ एग्जांपल्स भी दिए, वीडियोस भी बताए कि कैसे वहां पे गए और जबरदस्ती मराठी बोलने के लिए कहा तो उल्टा ही उनके ऊपर पड़ गया। तो ये आज कौन लोग हैं जो ये राजनीति कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिनकी मराठी अस्मिता की ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये खुद के अस्तित्व के बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज देखिए, गैर मराठी जो है यहाँ पे हिंदी भाषी है, वो मानता है कि मराठी हमारी मौसी है तो हिंदी हमारी माँ है। इस तरह की भावना को रखने वालों के बीच में अगर आप जाते हैं और आगामी चुनाव को ध्यान में रख करके जब ये मनपा का चुनाव आता है, आप इस तरह से मराठी और गैर मराठी को वोटों को बांटने की कोशिश करते हैं और हिंदी भाषियों को पीटने का काम करते हैं, निश्चित रूप से देखिए, आपने विधानसभा का चुनाव भी देखा कि मराठी मानुस ने ही इन लोगों को दरकिनार कर दिया। मनसे जैसी पार्टियां जो है पूरे। मेरा सवाल यह है कि सर, आप कार्रवाई से क्यों डर रहे हैं, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? आप देखिए कि मीरा रोड इलाके में इनको परमिशन नहीं मिली राज ठाकरे को, उनके समर्थकों को उस दिन रैली निकालने की, तो उन्होंने हंगामा कर दिया, और आज राज ठाकरे उसके विरोध में सड़क पर उतर रहे हैं कि तुमने परमिशन कैसे हमको नहीं दी है। वो तो आंख दिखा रहे हैं आपको। नहीं रोहित जी, देखिए, परमिशन नहीं देना ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ रूट जो है निर्धारित थे जहां पे कि ये अपना प्रदर्शन कर सकते थे, और उन रूटों के ऊपर ये एक्सेप्ट नहीं किए कि हम इन्हीं रूटों पे प्रदर्शन करेंगे। वो अपने मनमानी रूटों पे जाना चाहते थे जहां पे पुलिस को शंका थी कि वहां पे कुछ पथराव हो सकता है, कोई हिंसा फैल सकती है, इसलिए पुलिस ने परमिशन नहीं दिया और इस तरह का कृत्य को देखने को मिला। और रही बात एक्शन की, तो मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने स्पष्ट तौर से कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर कानून अपने हाथ में लेगा तो उसके ऊपर जरूर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, मराठी भाषा का सम्मान करना चाहिए, लेकिन मराठी भाषा के नाम पे किसी को प्रताड़ित करना, किसी को अपमानित करना, किसी को मारना पीटना, ये बिल्कुल अक्षम्य है और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई। सीमा मलिक जी, उद्धव ठाकरे तो आप लोगों के गठबंधन में हैं, दोस्त हैं, और वो भी ये सब कुछ चुपचाप आंखें बंद करके देख रहे हैं, आप लोग भी सब चुपचाप आंखें बंद करके देख रहे हैं। ये क्या है मराठी और गैर मराठी? क्यों किसी को हक नहीं है रहने का क्या इस देश में? फिर तो जितने स्टेट्स हैं उतने देश बना दिए जाएं। देखिए, हम किसी भी हिंसा का, फर्स्ट तो मैं आपसे यही बोलूंगी कि हम किसी भी तरह नहीं, दो बातें होती है। एक होता है कि हम इसका समर्थन नहीं करते, और दूसरी बात होती है हम इसका विरोध करते हैं। आप बोलिए कि हम इसका विरोध करते हैं, हम राज ठाकरे का विरोध करते हैं। बोलिए। मेरा जो मन होगा वो मैं बोलूंगी, अभी आपके गाइड करने से मैं नहीं बोलूंगी फ्रैंकली। और देखिए, जो भी ये चीजें हैं, मेरे ख्याल से एक लॉ एंड ऑर्डर का वो है। आपको इनको जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, व्हाई दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल द लॉ एंड ऑर्डर इन महाराष्ट्र? इस तरह ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एक तो आपने एक आई एम आस्किंग व्हाई यू आर नॉट सेइंग कि राज ठाकरे इज डूइंग रॉन्ग। ये विवाद सब प्लीज एक दो अगर बुलाया तो 2 मिनट बोल दीजिए। मैं ये कह रही हूँ, ये जो एक विवाद है, ये किसने शुरू किया है? देखिए, जो एक छोटे बात, देखिए इन्होंने खुद ही शुरू किया ना ये विवाद। जो एक अच्छी खासे लोग यहाँ पे महाराष्ट्र में प्रेम प्यार से रह रहे थे, और हम बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करते कि ऐसी चीजें हो। अभी हमने देखा कि जैसे जो संभाजी ब्रिगेड के जो लोग थे, उन्होंने उनके प्रमोद गायकवाड़ जी के चेहरे पे जिस तरह की मतलब कालिक पोत दी और इस तरह की चीजें, मतलब मुझे तो
बहुत खराब लगता है ये चीजें देख के, अब हम सबको ये लगता है। तो देखिए ये विवाद शुरू किसने किया, और तो मैं ये नहीं कहती कि ये जो हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए जिस तरह से अभी आप देखिए, आप देख के किस तरह से मतलब इसको एक हिंदू मुस्लिम विवाद बनाया जा रहा है, ये शायद सबसे बड़ी दुख की बात है मैं ये कहूंगी। एक भाषा का विवाद था, एक आपने अच्छा, मराठी हिंदी विवाद दुख की बात नहीं है जी? मराठी हिंदी विवाद दुख की बात नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए कोई ये विवाद कहाँ से उठा ये भी आप देखिए ना। आपने एक 3 लैंग्वेज पॉलिसी अपनाए जिसका कि हमारे ख्याल से पूरे ऑपोजिशन ने विरोध करा, सिर्फ इसलिए कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको प्रेशर ना हो। ऑलरेडी जो हिंदी है वो पढ़ाई जा रही है 5वीं क्लास से मेरे ख्याल से, तो हमने सिर्फ इसलिए करा एंड जीआर वापस ले लिया गवर्नमेंट ने। हम बड़ा वेलकम करते हैं उनका, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सब कुछ हमें लगा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर जिस तरह से देखिए चाहे वो हमारी साइड के नेता हो या कोई भी हो, जो भी इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जैसे कि आप नीतीश राणे जी जो है, ये लोग उसको हिंदू मुस्लिम विवाद बना रहे हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं तो ये कहूंगी। और देखिए कभी किसी ने ठीक है, मैं एक रिएक्शन जुबैर मेनन साहब का भी लेता हूं, सबके पास एक रिएक्शन, फिर मैं दोबारा से वापस लौट कर आऊंगा आप लोगों के पास। जुबैर मेनन साहब के पास चल रहा हूं। जुबैर साहब, पहले से ही हिंदी वर्सेस मराठी वहां पर चल रहा था, इसमें नीतीश राणे अब इसमें नीतीश राणे ने मुसलमान की भी एंट्री करा दी है। कोशिश ये होनी चाहिए थी इस वक्त पर कोशिश ये होनी चाहिए थी कि खाई को पाटा जाए, कम किया जाए, लेकिन इसमें एक और एंट्री करा के ये तो खाई को और बढ़ाने वाला काम हो गया। ये तो विवाद और बढ़ता जाएगा। वही बात मैं कह रही हूं। नहीं, जुबैर साहब से मेरा सवाल, जुबैर मेमन जी, मुद्दा यही था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक जीआर लाया था जिसमें हिंदी भाषा को तीसरी भाषा बनाने की उन्होंने एक नाकाम कोशिश की थी। उस कोशिश के खिलाफ महाराष्ट्र के सभी लोग, सभी धर्म, सभी जाति के लोग एक साथ में आए। एक ऑडिटोरियम में बहुत बड़ी सभा लगाई गई, डिक्लेयर किया गया कि 5 तारीख को एक बहुत बड़ी सभा होगी विरोध में, और उस सभा से डर करके 2 दिन पहले ही भाजपा की गवर्नमेंट ने वो जीआर को वापस ले लिया और वो विवाद वहीं खत्म हो गया। पर ये जो पॉलिटिकल अपोजिशन है, जो विरोधी पार्टी है, ये इनकी क्लियर जीत थी और भाजपा के अगेंस्ट जीत थी। भाजपा को डर था कि हम कहीं ना कहीं जो लोकल बॉडी इलेक्शंस महाराष्ट्र में 1-2 महीने में होने वाले, इसमें पूरी तरीके से बैकफुट पे जाएंगे, हम हार जाएंगे इलेक्शन। तो तब इन्होंने इनका जो फ्रिंज एलिमेंट है, 2-3 फ्रिंज एलिमेंट्स भाजपा ने पाल रखे हैं महाराष्ट्र में, उसमें से एक नीतीश राणे है जिसके खिलाफ तकरीबन 42 एफआईआर हेट स्पीच के लिए रजिस्टर्ड है। तो उसने 43rd हेट स्पीच कर दी मुसलमानों के खिलाफ। ये कोई नया नहीं है और ऐसे जोकरों को महाराष्ट्र की आवाम, मुसलमान ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की आवाम भी बहुत लाइट लेती है और इन जोकरों के इन बयानों से ये विवाद हिंदू मुस्लिम में नहीं कन्वर्ट होगा। ये मराठी अस्मिता की बात थी, मराठी के गौरव की बात थी और वो गौरव की जीत शिवसेना और मनसे के कार्यकर्ताओं ने और महाराष्ट्र के लोगों ने जीत के दिखाई थी और इसमें भाजपा की हार हो चुकी है। अब चाहे कितने भी फ्रिंज एलिमेंट्स वो लाए, इसमें वो हिंदू मुस्लिम एंगल या कम्युनल एंगल लाने में नाकामयाब होंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है। ठीक है, मैं मुफ्ती कासमी साहब के पास चल रहा हूं। मुफ्ती कासमी साहब, आप कैसे देखते हैं नीतीश राणे के स्टेटमेंट को कि जैसा यहां पर कहा जा रहा है कि वो हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे, या फिर वो राज ठाकरे को इसका जरिए चैलेंज कर रहे हैं कि आप एक कम्युनिटी को टारगेट करते हो, जाओ यहां करके दिखाओ, हिम्मत है तो? देखिए, मैं तो ये बात कहना चाहता हूं कि हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर अभी मदरसों विद्यालयों के अंदर श्रीमद् भागवत और रामायण पढ़ाने की बात थी। तो हमने ये कहा कि श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हैं जो उन्होंने जुल्म के खिलाफ खड़े होने की सीख दी और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवनी रामायण है और ये सामाजिक परिवर्तन की एक अहम कड़ी है। समाज को कैसे बदला जा सकता है कि एक महिला के अपमान पर महाभारत हो गई और इसी तरह से एक आज्ञाकारी पुत्र ने अपने बाप की आज्ञा का पालन करते हुए राजपाट को छोड़ दिया। तो उनसे ये सीख मिलती है कि एक आज्ञाकारी पुत्र अगर होगा तो वर्धा आश्रम में अपने माँ बाप को जाने की जगह नहीं मिलेगी, उन्हें अपने घर पे रखेंगे। इसी तरह से श्रीमद् भागवत का जो श्लोक हैं वो जुल्म के खिलाफ खड़े होने को आपको तैयार करेंगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन खड़े हो और इनका वध करो,
तो वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं महाराज ये तो मेरा परिवार है। वो कहते नहीं, ये पाखंडी है। मैं समझता हूं कि जितनी भी जबानें हैं, जो भाषाएं हैं, उसमें हिंदू और मुसलमान नहीं होना चाहिए, सिख और ईसाई नहीं होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे मराठी भी सीखें और हिंदी भी सीखें, इंग्लिश भी सीखें, सारी चीजें सीखें। और ये काम हमने मॉडल के तौर से मॉडर्न एजुकेशन उत्तराखंड राज्य के अंदर अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में शुरू की है। वहां इंजीनियर भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे। और ये सपना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है कि मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर हो, दूसरे हाथ में कुरान हो। मैं समझता हूं कि कुछ लोग जो हैं इन सारी चीजों से ध्यान हटा करके वो सांप्रदायिक की तरफ ले जाना चाहते हैं। मेरा ये मानना है कि मुसलमानों को मेन स्ट्रीम की तरफ आना चाहिए, इन तमाम झगड़ों से दूर रह करके सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की तरफ तवज्जो करें। आज देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है, दंगा मुक्त है भारत, तो मुसलमानों के 50 से ज्यादा बच्चे यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम से जुड़ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो नीट के एग्जाम को भी क्वालिफाई किया है। आप तेजी के साथ वो मेन स्ट्रीम की तरफ आ रहे हैं, जिस पर इन विपक्ष के लोगों ने, कांग्रेस ने या अन्य दलों ने जो मुसलमानों का वोट लेते हैं, उन्होंने मुसलमानों को खौफजदा करके आरएसएस और बीजेपी से वो अपना तो घर बनाया, मुसलमानों का कोई कल्याण नहीं किया। इसलिए कहना चाहता हूं आपके माध्यम से मुसलमानों से कि आप अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ लाइए, सांप्रदायिक सौहार्द की कोशिश करिए, इन तमाम चीजों से दूर रहिए, वोट बैंक की राजनीति को खत्म करके आगे आना चाहिए। मैं समझता हूं कि मराठी सीखना कोई गुनाह भी नहीं है और मराठी में ट्रांसलेट हो सकता है, होना चाहिए। बिल्कुल सर, इस बात में कोई आपत्ति नहीं है, इस बात में तो आपत्ति ही नहीं है मुफ्ती साहब, इस बात में आपत्ति नहीं कि किसी चीज को सीखना गुनाह है, लेकिन किसी के सिर पे डंडा लेके खड़े हो जाओ, सीख नहीं तो डंडा मारूंगा, यह गुनाह है। नहीं सर, ये तो देखिए, ये ऐसा कोई नहीं है। देश के अंदर संविधान है और संविधान के हिसाब से देश चल रहा है। और जो भी लोग अपने फायदे के लिए अगर कोई ऐसा करते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सबसे ज्यादा जो है आज जरूरत इस चीज की है कि देश के प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर के जो वो चले हैं और विश्व के अंदर जो हमारी एक हैसियत बनी है, अभी आप देखेंगे तो इसकी जरूरत है कि हम अपने देश को मजबूत करें और अपने सांप्रदायिक सौहार्द को, ताने बाने को मजबूत रखें। हम राजनीतिक पार्टियों को भी अपने कामों की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जहां जहां भी हमारी सरकारें हैं या वो काम कर रहे हैं तो वो लोग सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। अब ये जैसे अब हिंदी के नाम पे अगर आप ज्यादती कर रहे हैं, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है और हिंदी हमारी जोड़ने वाली भाषा है और हिंदी और उर्दू दोनों एक दूसरे की छोटी और बड़ी बहन है। इसी तरह से हमारी जितनी भी लैंग्वेज है वो सब हमारी है। और जो नई राष्ट्रीय जो तालीमी एजुकेशन नीति आई है उसमें सरकार ने इन तमाम चीजों का ध्यान रखा, लैंग्वेज को जो है वो अपनाया है। ये इसी सरकार की देन है, इसलिए कि ये सरकार सबको साथ लेके चल रही है। इन तमाम चीजों को समझने की जरूरत है और हमारे वही तो समझ नहीं रहे हैं, वही तो समझ नहीं रहे। राज ठाकरे की सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है, वो समझ नहीं रहे हैं। वो तो इस तरीके से कहते हैं ना कि मतलब इतना बांट दे रहे हैं कि मतलब कोई हिंदी बोलेगा तो ऐसा उनका बस चले तो जान ले लें उनके कार्यकर्ता। इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, ह्यूमिलेट कर रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं। रतन शारदर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। देखिए, जो लोग कहते हैं कि कानून तो तोड़ने वाले तोड़ेंगे, सरकार क्या कर रही है? यहाँ बैठे हैं ना पैनलिस्ट जो दोस्त हैं कानून तोड़ने वालों के, मतलब राजनीति को कानून तोड़ने का हक है? और क्या पुलिस उनको पकड़े उसकी ड्यूटी है? क्या जो खुद को कानून के समझते हैं ठेकेदार और जो खुद को लॉ मेकर बोलते हैं उनका काम नहीं कि कानून की व्यवस्था रखे, कानून की रक्षा करें? ये बहुत ही घटिया बयान है, इसको मैं निंदा करता हूँ। दूसरी बात, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कौन लाया था? नेहरू जी लाए थे। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का कारण क्या था कि विविध भाषाएं हैं, लोकल भाषा सीखिए, विदेशी भाषा सीखिए और जहां रहते हैं वहां की भाषा सीखिए। उसमें समस्या क्या है? मैंने जैसे बार बार कह रहा हूं कि अपनी भाषा को पोषित करना हमारा काम है,
जिस जहां रहते हैं उस भाषा को मानना भी हमारा काम है। अपनी भाषा को पोषित करने के लिए राजनीतिकों ने कभी कुछ किया क्या? इन्होंने मराठी आदमी को केवल वड़ा पाव के अलावा कभी सिखाया क्या कि व्यवसाय करो, अपना काम करो, हमको फाइनेंस करेंगे? सेंट्रल बॉम्बे से सारी मराठी जनता जो है विरहित होकर डुम्बिली थाना तक चली गई। क्या किसी इस राजनीतिक ने वहां के मराठी आदमी के लिए सस्ते में घर देना जो उनकी जमीनें थी कभी किया क्या? तो हल्की राजनीति है ये। राजनीति से जितना लोग बोल रहे हैं, जो चैलेंज कर रहे हैं कि नीतीश राणे की बात को, मैं कहता हूं नीतीश राणे जो कह रहा करके दिखाए ना एमएनएस वाले। और मैं चैलेंज करता हूं जितने बैठे यहाँ पर जो कह रहे हैं कि नीतीश राणे ये धर्म खेल रहा है, वो धर्म नहीं खेला, वो चैलेंज एमएनएस को है, मुसलमानों को नहीं है। और अगर है दम तो जाके मुमरा दिखाएं, जाके भिंडी बाजार दिखाएं, पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं, ये बयान सारे गलत है। फिर से कह रहा हूं मैं, एमएनएस पीछे हटी गया जब ये तीसरा भाषा निकल गई। नहीं, वो चौड़ी छाती कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने मुंबई का जो हाल किया है, इनको पता होना चाहिए कि मुंबई का हाल इतना बुरा क्या, तीसरा लूट खाया, कचरा बना दिया। भारत में सबसे कमजोर अब जो शहर है, मैं सारे भारत घूमता हूं, सबसे इस समय कमजोर शहर मुंबई है। हर शहर अपने आप को टॉप का शहर बनाना चाहता है, स्वच्छ शहर के अंदर ऊपर लाना चाहता है। मुंबई को इसकी परवाह ही नहीं है। ये सबसे दुख की बात है, इसलिए भाषा का मुद्दा उठाया जा रहा है। जैसे मैंने कहा, हर सीजन में किसी और को टारगेट करेंगे, लेकिन अपने आप इस भाषा को पोषित करने के लिए मैं चैलेंज करता हूं, जितने भी यहाँ बैठे हैं ना, इन्होंने किसी राज्य में किसी भाग में उसको पॉपुलराइज करने के लिए कुछ किया हो तो मैं चैलेंज करता हूं। जानता राजा कौन लेकर गया महाराष्ट्र के बाहर? संघ और बीजेपी वाले लोग गए। ये क्यों नहीं लेकर गए? क्योंकि इनको भाषा से प्रेम है ही नहीं। इनका सारा झगड़ा राजनीति का है, भाषाएं सबको प्यार करने का सोच रहे नहीं। और जैसे मैंने कहा कि अपने अपनी भाषा के परिषद बना के, क्या आप अपने कुएं से बाहर निकले? क्या आप गए किसी अन्य राज्य के अंदर उस भाषा को परोसने के लिए? इतनी सुंदर भाषा है, हम उनको भाषा के लेखकों को पढ़ पढ़ के हम बड़े हुए, उसके कारण मैं मराठी सीखी। एमएनएस और शिवसेना के डर से नहीं सीखी हमने, हमें उस भाषा से प्रेम हुआ, इसके लिए सीखी। मैं इसका जवाब लेता हूं रत्नाकर सिंह जी से। रत्नाकर सिंह जी, आप मुझे बताइए कि ये कब तक चलेगा महाराष्ट्र में ये मराठी वर्सेस हिंदी वाला एपिसोड जो है, इस पर आप एक्शन कब लेंगे? नहीं तो एक्शन नहीं लिया वक्त रहते तो ये सिचुएशन आ जाएगी कि महाराष्ट्र वाले का दिल्ली आना मुश्किल हो जाएगा, दिल्ली वाले का कर्नाटक जाना मुश्किल हो जाएगा, कर्नाटक वाला केरल नहीं जा पाएगा, केरल वाला उत्तराखंड नहीं आ पाएगा कि तुम हमारी भाषा नहीं बोलते हो। ये सिचुएशन की तरफ लीड कर रहे हैं, आप एक्शन लीजिए इस पर सर। रोज जी, देखिए, जहां तक एक्शन की बात है, मैं आपको बता दूं कि अभी जो मीरा रोड में भी प्रदर्शन हुआ था, उसमें कम से कम 300 उपद्रवियों को जो है गिरफ्तार किया गया था। उसके पहले भी जो पथराव की घटनाएं हुई थी, उनको लोगों को चिन्हित करके और गिरफ्तार करने का काम किया गया था। एक्शन से मेरा मतलब है उन लोगों पर जो इनके हाथ मजबूत कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। मैं फिर मीरा रोड का जिक्र कर रहा हूं कि मीरा रोड पर उस दिन परमिशन नहीं मिली, पुलिस ने मना किया कि एमएनएस यहां पर आएगी तो हो सकता है कि बवाल हो, इसीलिए हमने परमिशन नहीं दी। ये कहा था कि नहीं कहा था पुलिस ने? उसके बाद राज ठाकरे आज विरोध करने आ रहे हैं कि तुमने परमिशन कैसे नहीं दी, मैं यहीं रैली करूंगा। वो चैलेंज कर रहे हैं आपको। यही तो बात रतन जी अभी आपके चैनल पे भी कह रहे थे कि जो लोग हिंसा फैला रहे हैं वो प्रश्न कर रहे हैं कि सत्ता शासन क्या कर रहा था। आज मैं पूछना चाहूंगा, एनसीपी के प्रवक्ता यहाँ पे बैठी हैं, जब ये जो फोटो दिखा रहे हैं आप, उसी फोटो में देखिए सुप्रिया सुले जी हैं और वहीं पे मनसे के जो राज ठाकरे जी हैं वो भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि अगर मराठी कोई नहीं बोलता है कान के नीचे बजाओ। तो क्या ये निंदा करेंगे उस वक्तव्य का? आज ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही हैं। अगर ये निंदा करें तो तब समझ में आता है कि हाँ, ये भाषा और प्रांत के नाम पे राजनीति नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनको क्या है, इनकी जो है धरातल जो है खत्म हो चुकी है, जमीन जो है खिसक चुकी है। इनको कोई आज राजनीतिक मुद्दा इनके पास नहीं है, इसलिए मराठी मानुष ने इनको दरकिनार कर दिया है और ये आज भाषा और प्रांत के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। देखिए रोहित जी, क्या है ना, भारत विविधता में एकता वाला देश है और मैं बताना चाहता हूं कि शिवाजी महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी कभी भी भाषा के नाम पे कोई दबाव किसी के ऊपर नहीं डाला था। उस समय मुगल थे, वो भी विदेशी आक्रांता थे, लेकिन कभी दबाव नहीं डाला कि तुम मराठी ही बोलो। तो ये सम्मान होना चाहिए, भाषा का सम्मान होना चाहिए। और भारत देश में 22 भाषाएं बोली जाती है, सैकड़ों बोलियां बोली जाती हैं और हम एक दूसरे को भाषा के नाम पे और बोलियों के नाम पे लड़ाने लगेंगे तो एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत में कहीं जा नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते। तो इस तरह की परिस्थिति क्यों पैदा हो रही है? इस तरह की परिस्थिति इसलिए पैदा हो रही है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, शिवसेना, मनसे जैसी पार्टियां, जिनका राजनीतिक अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और वो मराठी अस्मिता के नाम पे लोगों को एक दूसरे से लड़ाने का काम कर रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं रोहित जी कि उत्तर प्रदेश के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे वो गोविंद वल्लभ पंत थे
वो भी मराठी समाज से आते थे। और अहिल्याबाई होलकर का नाम आपने सुना, किस तरह से काशी विश्वनाथ के मंदिर में कितना बड़ा उनका योगदान था, और काशी के तो कई घाटों के नाम मराठाओं के नाम पे रखा हुआ है। तो इस तरह की जो है आत्मीयता। ठीक है, एक मिनट बस ठीक है, एक मिनट, कुछ सीमा जी काउंटर करना चाह रही हैं। सीमा जी आप बोलिए फटाफट। देखिए सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मुझे भारत की हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं यहाँ पर कि कौन कौन से लोग थे, किसने शुरू किया, तो देखिए आप अपना काम करिए, आपका काम है कंट्रोल करना इन सब चीजों को। तो इसके लिए कुछ दूसरे लोगों को दोषी देना, ये कहना कि उनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो चुका है या कुछ भी, किसी का भी राजनीति में अस्तित्व खत्म नहीं होता। अगर अस्तित्व खत्म हो चुका होता तो शायद वो इतना बवाल नहीं कर सकते जो भी लोग हैं। मैं ये मतलब आप सपोर्ट कर रही हैं? आप सपोर्ट कर रही हैं? कंट्रोल, आप कंट्रोल क्यों नहीं करते? ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आज मुझे जो आप भाषण दे रहे हैं कि वो तरह तरह के, मतलब आप हमारे जो नेता थे पुराने, उनका नाम ले रही हैं, तो देखिए आज की परिस्थिति को आप देखिए, और कोई भी इन चीजों को सपोर्ट नहीं करता है। अभी देखिए उद्धव ठाकरे जी ने एक, मेरे ख्याल से एक मुहिम शुरू करी थी, एक गुलाब देना, और मराठी की कुछ पुस्तक बांट रहे थे वो लोग। आई थिंक दिस वाज अ गुड इनिशिएटिव। तो किसी ने कुछ अच्छा भी कर रहा है तो उसको भी देखिए, अगर वो लोग कर रहे हैं। और देखिए हमें भी, हम लोग महाराष्ट्र, कुछ लोग अपने मतलब भाषा के लिए इमोशनल हैं। मैं कहती हूँ हम लोग भी, देखिए हम लोग भी, वी आर ऑल्सो नॉन मराठी। मैडम दिक्कत की बात यह है कि ये पॉलिटिकल है जो खाई को बढ़ा रहे हैं। आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आम आदमी महाराष्ट्र का हिंदी बोलने वाले के साथ भी बातचीत करके खुश है, उसके पड़ोस में रह के खुश है। आम मराठी को इस चीज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो जिससे बात कर रहा है वो हिंदी में बात कर रहा है या मराठी में बात कर रहा है। वो जबरदस्ती ये भी नहीं चाहता है कि इसको मराठी सिखाया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फायदे के लिए किया जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। क्योंकि मैं आम मराठी की बात कर रहा हूं तो मैं आपको दिखाता हूं कि मराठा जो जनता है, महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता क्या सोच रही है। वो क्या सिर्फ उसको सियासत मानती है या फिर उन्हें कोई फर्क पड़ता है मराठी वर्सेस हिंदी के इस एपिसोड से। देखिए आप। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कल एक व्यापारी को पीटा है। ये मारपीट का एक सिलसिला जो चालू है, इसी मुद्दे पे बोलने के लिए हमारे साथ उत्तर भारतीय भाई हैं। हम उनसे जानते हैं कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है इस मामले में। सर, कल एक व्यापारी को पीटा गया है, मनसे के लोगों ने पीटा गया है, कैसे देखते हैं ये घटना को? मारपीट तो शुरू ही है। मारपीट का सिलसिला तो कई दिनों से शुरू है, लेकिन मैं विशेष करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसी गतिविधियों पर नकेल कसना शुरू कर दी है प्रशासन के माध्यम से। इसलिए ऐसी छुटपुट घटनाएं जैसे जिस प्रकार से शुरू हुआ था इनका, जो बाबूलाल चौधरी से शुरू हुआ और आज भी कल कहीं एक जगह पे ऐसा मारा गया और मीडिया में भी आया है। मैं राज ठाकरे जी से विनती करना चाहता हूँ, बार बार विनती हम लोग कर रहे हैं, अगर नहीं आप इसके सुधार करोगे अपने कार्यकर्ताओं के बीच में तो इसका खामियाजा आपको इलेक्शन के चुनाव में आपको भुगतना ही पड़ेगा। जो 13.55% से आपका जो वोटिंग परसेंटेज रहा आज 1.55% पे आ चुका है। आप खुद सोचिए आपके पार्टी के बारे में, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और हम उत्तर भारतीय हो या परप्रांतीय कोई भी हो, इस मुंबई में कमाने खाने के लिए आता है, यहाँ पे कोई झगड़ा और लड़ाई करने नहीं आता। नहीं तो इसका जवाब क्या बोलता है, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो भी परप्रांतीय आता है मुंबई में, यहाँ पे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आता है और अपना घर चलाने के लिए आता है, इसलिए उनको झगड़े की भावना नहीं। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ना काम करेंगे और ना काम करने देंगे, इस प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिए। और खास करके मुझे बताइए, ये राजनीतिक दल के मन से लोगों ने कोई मराठी का ठेका लेकर के रखा है क्या? कि मराठी सिर्फ उनकी बपौती तो नहीं है ना। इसलिए मेरी विनती है कि हर कोई मराठी है, मेरे अगल बगल में रहने वाले लोग भी मराठी है, लेकिन उनकी कोई तकरार नहीं है हमसे। हम हिंदी में बात करते तो वो भी हिंदी में बात करते, अगर वो मराठी में करते, हमको नहीं भी आता तो हमको वो संभाल के लेते। तो इस तरीके का मिलजोल हमारे महाराष्ट्र में और मुंबई में है। लेकिन अगर इस प्रकार की गुंडागर्दी होगी तो कहीं ना कहीं मेलजोल में कुछ फर्क भी आ सकता है। इसलिए मेरी विनती है, और कोई मराठी का ठेका सिर्फ राज ठाकरे जी ने या उद्धव ठाकरे जी ने इस महाराष्ट्र में नहीं लिया हुआ है। यहाँ पे मराठी लोग हिंदी भाषियों के साथ और अदर परप्रांतियों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से भाई भाई की तरह रहते हैं। और हमारे आपस के बीच में फूट डालने का काम आप मत कीजिए, आपसे विनती है, नहीं तो इसका खामियाजा आपको महानगर पालिका के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। आप बताइए, आप क्या बताएं, मतलब कल जो मारपीट हुई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो सर ऐसा है कि ये मराठी भाषा से शुरू हुआ था विवाद, और मराठी भाषा से विवाद शुरू होके बाबूलाल चौधरी से फिर शिवसेना, उभाटा और मनसे की एक सामूहिक जिसको बैठक बोल सकते हैं या कार्यक्रम बोल सकते हैं हुआ। उसके बाद ये इंसिडेंट चल ही रहा है और इस पे राज ठाकरे जी का जैसे बोलते कंट्रोल नहीं रह गया है।
और उनकी कलई खुलती जा रही है। तो मैं प्रशासन से और मुख्यमंत्री देवेंद्र जी से आग्रह करता हूं कि इसके ऊपर आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। देखिए, बाबूलाल चौधरी से शुरू हुआ और फिर बाद में मराठी एकता मंच की एक बहुत बड़ा रैली हुआ मीरा रोड में। उसके बाद से सरकार ने जो उनके मनसे के गुंडे को उठाना शुरू किया, उन्हें उनके ऊपर चार्जेस लगाने शुरू किए, तो कुछ दिन तक ये मामला ठंडा था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इतने से काम चलने वाला नहीं है। प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और मैं राज ठाकरे जी से आग्रह करता हूं और उद्धव जी से, आप मराठी भाषा, मराठी ये संस्कृति, ये इस मुद्दे को लेके और मारपीट तक लेके आते हो। आप मुझे बताओ कि मराठी के लिए आपने किया क्या, मराठी भाषा के लिए क्या किया, मराठी संस्कृति के लिए क्या किया आपने। हमारे जो मराठी में बहुत सारे कवि हैं, धर्मगुरु हैं, ग्रंथ लिखने वाले हैं, साहित्यकार हैं, उनके लिए आपने क्या किया। कितने मराठी लाइब्रेरी आपने मुंबई में ओपन करके दिया कि भाई लोग सीखे मराठी। जो बाहर से आ रहे हैं उनको समझो मराठी नहीं आ रहा है तो वो मराठी सीखे। ऐसा आपने मराठी के लिए किया क्या कि लोग मराठी के लिए आकर्षित हो। आप सिर्फ पॉलिटिक्स करते हो, वोट की राजनीति करने के लिए मी मराठी करते हो, ऐसा नहीं चलता है। ये देश सबका है, मराठी का हम सम्मान करते हैं। यही मराठी भूमि से हम दो अपनी जीविका हम चला रहे हैं, तो ये हमारी कर्म भूमि है, इसकी हम इज्जत करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन ये जो राजनीति हो रहा है ये बंद होना चाहिए। राज ठाकरे जी हो, उद्धव ठाकरे जी हो, इनको मराठी भाषा से, मराठी संस्कृति के लिए कुछ करना चाहिए। ग्रंथालय खोलिए, मराठी सिखाने के लिए लोगों को आकर्षित कीजिए, कुछ ऐसा व्यवस्था कीजिए कि लोगों को इंटरेस्ट आए मराठी सीखने में। और मराठी भाषा बहुत अच्छी भाषा है। दूसरी बात, मैंने एक कल न्यूज़ देखा कि उद्धव जी और देवेंद्र जी का एक, तो ये सब जो चल रहा है ये बंद होना चाहिए। मेरा यही प्रशासन से अनुरोध है। भाई साहब, आप क्या बताएंगे क्या जो मारपीट हुई है, मारपीट के बारे में क्या बताएंगे। मेरा कहना यही है कि जो कल मारपीट हुई है वो मार खाने वाले का भी थोड़ा गलती है। उसको भी मराठी लोगों के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और एक दो ऐसे हैं, बाकी सब मिलजुल के रहने वाले हैं। तो राज ठाकरे साहब को ये ध्यान देना चाहिए कि एक दो को हो गया तो गलत लिखते हैं तो उसको कानून है, कानून के तरीके से सज़ा मिलना चाहिए। मारा पीटी करके कुछ मतलब नहीं है, उल्टा उनके पक्ष का नाम खराब हो रहा है, पूरा हिंदुस्तान में नाम खराब हो रहा है। देखिए, अभी इतना मुंबई में होते हुए भी गुजरात हुआ, यूपी हुआ, किधर से भी ऐसे नहीं सुने होंगे कि वहाँ के गुजराती बोलने के लिए बोले होंगे, यूपी में भोजपुरी बोलने को बोले होंगे, वहाँ पे भी मराठी है। बनारस में आप पूरा मंडल है, बनारस में जो पाटिल लोग का है वो पूरा मंडल है, उनका ग्रुप बहुत बड़ा है, मगर वो कभी उनको दबाव नहीं डाला गया कि तुम भोजपुरी बोलो, भोजपुरी बोलो, उनको दबाव नहीं। मुंबई में इतना बवाल है, कोई किसको मार रहा है, गाली दे रहा है, मराठी बोलना ही चाहिए, मराठी बोलना ही चाहिए, मगर ये सब गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक कल की विषय है, सामने वाला का भी गलती था, उसने मराठियों के बारे में कुछ तो गलत कमेंट किया था, इसके लिए उसके लिए पुलिस प्रशासन है, कोर्ट है, आप वहाँ जाना चाहिए, बल्कि दुकान में जाके मारपीट नहीं करना चाहिए। सुनील जी, आप बताइए मराठी के उत्थान के लिए, मराठी के प्रगति के लिए क्या करना चाहिए। सर, मराठी के प्रगति के लिए मराठी को विश्व स्तर पे अगर ख्याति मिलनी चाहिए तो उसके लिए तो हमारे देवेंद्र जी की सरकार ने काम भी किया। आपको पता होगा, अभी हाल में ही 3 दिन पहले यूनेस्को के जागतिक दर्जा प्राप्त ऐसा हेरिटेज घोषित हुआ है हमारे शिवाजी महाराज के 12 गढ़ किल्लों का नाम। तो ये मराठी के अभिमान का विषय, ये मराठी का अभिमान और मराठी की अस्मिता को बढ़ाने का विषय है। और इस विषय में क्या बोलता है नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र जी और हमारे सांस्कृतिक मंत्री हैं आशीष शेलार साहब, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जो कि मराठी एक स्तर पे आप देखेंगे तो मुंबई में भाषा का राजनीति चल रहा है, और उस राजनीति के बीच में कहीं ना कहीं मनसे और शिवसेना के गुंडे रास्ते पे उतर करके उत्तर भारतीयों को मार रहे हैं। और एक तरफ देवेंद्र जी की सरकार है जिन्होंने मराठी की अस्मिता को बढ़ाने का काम किया है। जागतिक स्तर पे, विश्व स्तर पे उन्होंने शिवाजी महाराज के 12 गढ़ किल्लों को जागतिक स्तर का दर्जा दिया है। तो इस प्रकार से
कितना फर्क है ये राजनीतिक दलों में आप देख सकते हैं। एक है कि गुंडागर्दी करने से मान नहीं रहा है और एक है कि वो अपने काम के माध्यम से लोगों के दिलों में और अपने दिमाग में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। तो ये फर्क है, इसलिए देवेंद्र जी का और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ ऐसे ऊपर बढ़ते चले गया और इनका ग्राफ एकदम नीचे घटते चले गया। जो काम करेगा, जो डेवलपमेंट करेगा, जो विकास करेगा, जनता उसके साथ और उसको मतदान करेगी और उसको जिताएगी। और इस प्रकार की राजनीति करने वाले लोग, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने मराठी के लिए किया ही क्या है? आपको पता होगा ये विवाद शुरू हुआ, मुझे नाम अच्छी तरीके से याद नहीं आ रहा, कोई शर्मा जी करके हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू किए, फ्री एक्स्ट्रा क्लासेस उत्तर भारतीयों के लिए और परप्रांतियों के लिए, कि वो तिवारी जी ने, कि वो आकर के हमारे यहाँ पे विदाउट एनी कॉस्ट, 1 रुपये भी फीस न दे हुए मराठी की शिक्षा वो ग्रहण करा रहे। एक उत्तर भारतीय होकर के मराठी की शिक्षा देने के लिए वो अपने क्लासेस को फ्री में देता है। इन्होंने क्या किया? मनसे के गुंडे क्या करते? सिर्फ उगाही करना, धमकाना, डराना, पैसे निकालना, ये काम करते। अरे आप लोग भी अच्छा काम कीजिए, आप लोग का भी अच्छा नाम होगा। आप लोग, राज ठाकरे जी इतने अच्छे नेता हैं, कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनका भी नाम खराब हो रहा है। मैं विनती करना चाहूँगा, राज ठाकरे जी को अपने पार्टी पे कंट्रोल लाना चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। मराठी के समृद्धि के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जिस तरह से स्कूलों में एक भाषा होती है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कुछ भी हो, एक सब्जेक्ट होता है, उसको बच्चा पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक पढ़ता है। इसी तरह से सरकार को ये चीज़ करनी चाहिए कि एरिया वाइज सेंट्रल खोलना चाहिए। सेंटर, जिस सेंटर में बैठ के जिनको मराठी सीखनी है वो रजिस्ट्रेशन करे और क्लासेस ले उसको, दिन में 1 घंटे, आधे घंटे, जो भी है। जब तक उनको मराठी नहीं आ जाता है तब तक वो क्लास सेंटर में जाके पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था एरिया वाइज अगर करे, सरकार करे, तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों की इच्छा होगी सीखने के लिए मराठी और काफ़ी उसको सक्सेस मिलेगा। और मैं उद्धव जी और राज ठाकरे से जी भी ये आग्रह करता हूँ कि वो लोग भी मराठी सिखाने के लिए कुछ लाए, कुछ योजना लाए कि वो कैसे सभी को मराठी सिखा सकते हैं, पर प्रांतियों को या जिन्हें मराठी नहीं आती है। और प्यार मोहब्बत से उनको सिखाएंगे तो लोग सीखेंगे। ज़बरदस्ती और मारपीट से लोग सीखेंगे नहीं, एग्रेसिव होंगे उल्टा, और उनके दिमाग में बातें गलत आएगी। तो मेरा यही आग्रह है कि सरकार से भी और नेताओं से भी कि वो मराठी सब्जेक्ट को सीरियसली लेके और उसको महत्व उसका सिखाए लोगों को। बस आप क्या बताएंगे, मराठी के समृद्धि के लिए क्या करना चाहिए सरकार ने या लोगों ने? ये स्कूल में तो मराठी एक विषय है ही है, मगर मैं कहना चाहता हूँ उन प्रांतियों को भी कि आप भी मराठी सीखिए, क्योंकि बिजनेस में आपको फ़ायदा होएगा। जो सामने वाला बोल रहा है उसको मौका मत दीजिए। आप बोल सकते हैं, सीख सकते हैं, आप प्रयत्न कीजिए। अभी मैं ये जब से चालू है मुद्दा, मैं 100 दुकानों पे देखा कि मराठी बोलते, गुजराती मराठी बोल रहा है, मराठी उसको हिंदी में बात कर रहा है। तो मैंने उसको टोका, ओ साहब मराठी में वार्ता करा, तो उन्होंने समझा। फिर वो गुजराती तो बोल ही रहा है पर मराठी नहीं बोल रहा है, तो उसको भी सिखाने का प्रयत्न कीजिए कि बाबा हर एक जगह मराठी करो। इससे हमारा महाराष्ट्र की संस्कृति जो है वो आगे चल के बहुत अच्छा होगा। समीर जी, आप बताइए कि उद्धव ठाकरे और फडणवीस साहब की मीटिंग हो गई है, 20 मिनट मीटिंग चली है, तो ये दोनों साथ आने के एक चर्चा हो रही है। एक नागरिक करके आपकी क्या भावना है? देखिए, महाराष्ट्र की प्रगति के लिए माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने महाराष्ट्र की राजनीति और दिशा और दशा ही बदल दी है। आपको पता होगा 2 पार्टी के 4 पार्टी हो गए। भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग मिलकर के काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि आने वाला 50 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विज़न इतना बड़ा है। हम विश्व गुरु बनने के कगार पे, आज हमारी अर्थव्यवस्था 4थे स्थान पे आ चुकी है। तो कहने का मतलब बहुत अग्रसर है हम 3रे स्थान पे आने के लिए। तो सभी पार्टियों की ऐसी इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस हिंदुस्तान की, इस महाराष्ट्र की प्रगति में भाग ले। इसी विषय में अगर मुलाकात हुई होगी और देवेंद्र जी ने अगर उनको बोला होगा कि आप सरकार में शामिल होकर के काम कीजिए, तो देवेंद्र जी का मन इतना बड़ा है कि वो सभी दलों को लेकर के साथ काम करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं शुभेच्छा देना चाहूँगा देवेंद्र जी को। अगर उनके मन में है तो वो देश के विकास के लिए और महाराष्ट्र के समृद्धि विकास के लिए ही काम करेंगे। इसके लिए जो भी फैसला लेंगे, ये जनता बोल करके हम उनके साथ खड़े रहेंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, ये शिष्टाचार की बैठक थी, मुलाकात थी। मुझे इतना सीरियस नहीं लगता है कि देवेंद्र जी उबाटा के साथ में कुछ योजना बनाएंगे आने वाले समय में उद्धव जी के साथ जाने के लिए, या मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि बात बहुत बिगड़ चुकी है और उसकी संभावना बहुत कम है। अभी देवेंद्र जी जिस हिसाब से महाराष्ट्र का विकास कर रहे हैं,
अब महाराष्ट्र का जीडीपी बढ़ रहा है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, नए नए परियोजनाएं आ रही हैं। 30,000 करोड़ का तो अभी उन्होंने घोषणा किया है कि आने वाले 5 साल में महाराष्ट्र की कृषि पे वो इतना इन्वेस्ट करेंगे। 30,000 हर साल 6,000 करोड़ रुपया वो कृषि मंत्रालय को देंगे। जो कृषि मंत्री जो है उनसे उनकी कल ही मेरे को एक न्यूज़ में मालूम पड़ा कि उन्होंने 30,000 करोड़ रुपया का एक बजट रखा है 5 साल के लिए। उसी तरह से इंडस्ट्री के ऊपर भी काफ़ी वो फोकस कर रहे हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ आ रही हैं, बड़े बड़े उद्योग महाराष्ट्र में आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र की प्रगति है। आने वाले समय में बुलेट ट्रेन भी शुरू हो जाएगा, जिससे महाराष्ट्र का जो पिक्चर है वो वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी आने वाले समय में स्ट्रांग होने वाला है। तो देवेंद्र जी और उनकी जो 2 युतियाँ हैं, मतलब देवेंद्र जी के साथ में शिंदे साहब है, पवार साहब है, तो बहुत अच्छा सरकार चल रहा है। तो उनको मुझे नहीं लगता है कि वो उद्धव जी की उनको ज़रूरत होगी। और आने वाले समय में राजनीति तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे जो संभावना लग रहा है कि शायद युति वगैरह और ऐसा कुछ संभावना नहीं है उस चीज़ की। सुधाकर कश्यप, इंडिया न्यूज़, मुंबई। तो महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी के नाम पर हो रही सियासत और मराठी के नाम पर एमएनएस की गुंडागर्दी के जो मुद्दा इस वक्त चल रहा है, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन नसीम सिद्दीकी जी। नसीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। जो एपिसोड इस वक्त चल रहा है महाराष्ट्र में, मुंबई में, उससे तो आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे ही। महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर ये जो सियासत चल रही है, ये कब तक, आखिर कब तक लोग सहते रहेंगे और उसको देखते रहेंगे और ये पॉलिटिक्स चलती रहेगी? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। भाषा के नाम पर किसी प्रकार की जंग नहीं होना चाहिए। सभी भाषाएं जो बहुत अहम होती हैं। महाराष्ट्र के लिए मराठी जो है वो सबसे अव्वल भाषा होनी चाहिए। मराठी की अस्मिता जो है उसका मान सम्मान रखना चाहिए। लेकिन जब देश के स्तर की बात हो तो हिंदी भी बहुत महत्वपूर्ण है। देश में एक राज्यों से दूसरे राज्यों को जोड़ने वाली कड़ी जो है, पूरे देश को अगर कोई कड़ी जोड़ सकती है तो वो हिंदी भाषा जोड़ सकती है। क्योंकि देश में 60% से ज़्यादा लोग जो है वो देश की आबादी के हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दक्षिण के कुछ राज्यों में हिंदी का विरोध हो सकता है, महाराष्ट्र में कोई विरोध नहीं है और नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र का निर्माण ही भाषा के आधार पर हुआ है 1960 में, इसलिए महाराष्ट्र में रहने वाले हर शख्स को मराठी जाननी चाहिए, मराठी बोलनी चाहिए, और अगर नहीं आती तो मराठी सीखनी चाहिए। नसीम जी, हर दिन इस तरह की खबरें आती हैं, इस तरह की तस्वीरें आती हैं जब किसी गैर मराठी को पीटा जाता है, उसको मारा जाता है। क्यों? क्योंकि वो मराठी नहीं बोल पाता है। तो भाषा के नाम पर ये गैर मराठियों को निशाना बनाने का जो ये काम चल रहा है इस वक्त महाराष्ट्र में, जो गुंडागर्दी चल रही है, ये कब तक चलेगा? नहीं, देखिए, कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए, भविष्य में अपना जो है वो टीआरपी ऊंचा करने के लिए और इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो गैर मराठियों को या देश के किसी भी व्यक्ति को, वो मराठी हो चाहे दूसरे राज्य में हो, तो उनको भी नहीं, और महाराष्ट्र में गैर मराठियों को भी निशाना नहीं बनाना चाहिए। अल्टीमेटली राज्यों की स्थापना राज्यों के हितों के लिए हुई है। लेकिन राज्य से बड़ा देश होता है। तो जब देश की बात हो तो सभी सीमा पर जब हमारे लोग लड़ते हैं तो वो कोई राज्य के नाम पे नहीं लड़ते, देश के नाम पे लड़ते हैं। देश में जब कोई क्रिकेट होता है तो वो देश की टीम खेलती है, राज्य की टीम नहीं खेलती है। तो देश जो है वो सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। इसलिए देश के सभी राज्य के लोगों को मान सम्मान मिलना चाहिए और किसी भी राज्य में किसी भी दूसरे राज्य के लोगों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। तो नसीम जी, भाषा को लेकर जो लड़ाई छिड़ी हुई है, इसमें नीतीश राणे के रडार पर अब मदरसा और मुसलमान क्यों आ गए? देखिए, नीतीश राणे को राजनीति में बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि नीतीश राणे की राजनीति में ऊंचाई क्या है, ये लोग जानते हैं। वो अगर नारायण राणे जी के पुत्र ना होते तो उनको
ये स्थान भी प्राप्त नहीं होता। जब वो कांग्रेस में थे, जब नारायण राणे जी कांग्रेस के टिकट पर बांद्रा से चुनाव लड़ रहे थे, जब वो कांग्रेस में थे तो जगह जगह मदरसों में जाने का काम करते थे, मस्जिदों में जाने का काम करते थे, दरगाहों पे जाने का काम करते थे, बीजेपी को गालियां दे रहे थे। आज वो बीजेपी में जाने के बाद जो है अपनी राजनीति को थोड़ा सा रंगदार बनाने के लिए, अपनी राजनीति को बीजेपी में अपना स्थान बनाने के लिए इस तरीके से वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। और चूंकि पूरी बीजेपी की राजनीति ही केंद्रित है मुसलमान विरोध पर, तो इसलिए वो जो बीजेपी का एजेंडा है नीतीश राणे उसको आगे जो है लेकर जाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुसलमानों को नीतीश राणे को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। अब नीतीश राणे ने ये कहा है कि मदरसों में उर्दू की जगह मराठी पढ़ा कर दिखाओ, मतलब चैलेंज कर रहे हैं एक तरीके से। साथ ही मदरसों से हथियार निकालने का आरोप भी वो लगा रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मदरसे में मराठी पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। मदरसों की स्थापना जो मजहबी तालीम है उसके लिए की गई है, कुरान और हदीस के लिए की गई है और मुसलमानों की शरीयत को और उनके मामलात को समझने के लिए की गई है। इसलिए मदरसों में तो मुश्किल से आबादी के 3% लोग जो है वो पढ़ते हैं। तो हमारा कहना है कि जो 97% जो लोग हैं, जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, जो स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जो अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ते हैं, वहाँ मराठी को जो है वो अनिवार्य करना चाहिए और सभी मुसलमानों को भी मराठी सीखना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो उर्दू अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के साथ हम मराठी को भी सीखें और मराठी को जानें और मराठी को बढ़ाने में अपना योगदान दें। ये जो भाषा के नाम पर मुंबई में आग लगाई हुई है राज ठाकरे ने, ये मराठी वर्सेस हिंदू जो ये कर रहे हैं, ये हासिल क्या करना चाहते हैं राज ठाकरे? राज ठाकरे बहुत हास्यास्पद चरित्र राजनीति में बन गए हैं। कभी वो एनडीए के साथ रहते हैं, कभी एनडीए के खिलाफ जाते हैं, कभी वो नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में बोलते हैं, बिना शर्त समर्थन देते हैं लोकसभा में, फिर उनके खिलाफ जाते हैं, फिर वो उद्धव जी के साथ आते हैं, फिर वो जो है अपने लोगों को जो है इगतपुरी में मीटिंग लेकर कहते हैं चुनाव की तैयारी करो। बार बार राजनीति में अपनी नीति बदलने के कारण राजनीति में आज राज ठाकरे साहब को कोई बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा है और राजनीतिक तौर से इससे उनका ही वजन कम हुआ है। तो मैं तो उनसे अपील करना चाहूँगा कि उनमें बहुत ताकत है, उनमें बहुत सूझबूझ है। ही इज़ वन ऑफ द विजनरी लीडर ऑफ द महाराष्ट्र। अगर वो एक बात को पकड़कर अपनी एक बार एजेंडा सेट कर लें और उसी एजेंडे पर चलें तो उनकी पार्टी का भी भला होगा और महाराष्ट्र का भी भला होगा। अच्छा नसीम जी, कल हमने देखा कि जो महाराष्ट्र विधानसभा है वहाँ पर झगड़ा हुआ था, जितेंद्र आव्हाड और बीजेपी विधायक के बीच झड़प भी वहाँ पर हुई थी। इसको कैसे देखते हैं आप, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सदन की भूमिका जो है पहले बहुत पवित्र मानी जाती थी, सदन को बहुत सर्वोच्च माना जाता था, लेकिन अब जिस प्रकार से राजनीति में अंडरवर्ल्ड दाखिल हो रहा है, गुंडेगर्दी जो है, पैसे का प्रभाव बढ़ा है, उसका असर विधानसभा में भी दिखने लगा है कि विधानसभा जो एक मंदिर था, जो कानून बनाता था, राज्यों के लिए कानून बनाता था, राज्यों के हित के लिए कानून बनाता था, वहाँ भी गुंडे अगर पहुंच गए हैं और वहाँ इस प्रकार की जो है क्या कहते हैं लड़ाई और झगड़े देखने को मिलते हैं, तो ये बहुत निंदनीय है। इस पर सभी राजनीतिक पार्टियों को बैठकर सोचना चाहिए कि इस प्रकार के आचरण की किसी भी प्रकार से प्रशंसा नहीं की जा सकती है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है और जो कुछ कल सदन में हुआ है उसके खिलाफ सरकार को बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। जो जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे उनकी जांच करनी चाहिए और जांच करके कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई उनके ऊपर की जानी चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस की सरकार को इस वक्त एक्शन में आना चाहिए, क्योंकि मराठी वर्सेस हिंदी करके ये लोग जो खाई पैदा कर रहे हैं ना इस वक्त महाराष्ट्र में, ये आने वाले वक्त में बहुत बड़ी मुसीबत करने वाली है। अभी आप ये समझिए कि ऐसी स्थिति आ जाएगी, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कि एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट में जा नहीं पाएंगे अगर इस तरह की हरकतें ये लोग करेंगे, उसको रोकेंगे नहीं तो। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।